तो दोस्तों आज हो गई है 1 जून और जो मुख्य समाचार हैं, बड़ी खबरें हैं दोस्तों, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी किसानों के समर्थन में खड़े हैं और तीनों ही विवादित कृषि कानूनों को रद्द होते हुए देखना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए दोस्तों। और किसानों के समर्थन में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, जय जवान जय किसान। पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, बीजेपी को हिला देने वाली खबर है। 50 नेताओं ने ज्वाइन की है समाजवादी पार्टी। जी हां दोस्तों, 2022 के विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही यहां पर बीजेपी को झटके लगने शुरू हो चुके हैं। 2022 के रण से पहले सपा, बसपा, कांग्रेस और भाजपा समेत तमाम राजनीतिक दल खुद को मजबूत करने में कोई भी कोर कसर छोड़ना नहीं चाहते हैं। इसी के चलते इन दिनों तमाम नेताओं के दल बदलने से लेकर के अपनी नई पार्टी बनाने का सिलसिला जोरों पर है। आप लोगों को बताते चले, लगभग 50 नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी में बड़ी सेंध लगाई है। फर्रुखाबाद में सपा ने बीजेपी को झटका देते हुए उनके 44 बूथ अध्यक्ष और ग्राम प्रधानों को पार्टी में शामिल करा लिया है, जिसके बाद बीजेपी में हड़कंप का माहौल है। जानकारी के मुताबिक इन नेताओं की बीजेपी से बगावत की मुख्य वजह है पार्टी में इनकी सुनवाई ना होना था, जिसके चलते इन नेताओं ने अब सपा का दामन थामा है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश से खबर सामने निकल के आई है। 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी को झटके लगने शुरू हो चुके हैं। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं, ममता बनर्जी का नया दांव, मुख्य सचिव बंदोपाध्याय हुए रिटायर, मुख्य सलाहकार नियुक्त कर केंद्र को दे दिया है बड़ा झटका। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के द्वारा पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय के दिल्ली तबादले और उन्हें दिल्ली पहुंचने के आदेश की अवज्ञा करने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा दांव चल दिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि चूंकि बंदोपाध्याय आज रिटायर हो गए हैं, इसलिए उन्हें अब मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार नियुक्त कर दिया गया है। वे अगले 3 साल तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार रहेंगे। इसके साथ ही हरि कृष्ण द्विवेदी को बंगाल का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है, जिसके बाद यहां पर देख सकते हैं कि ममता बनर्जी के इस दांव से केंद्र सरकार पूरी तरीके से चित हो गई है। यहां पर एक और बड़ी अपडेट आ रही है सामने निकल के, यूपी से खबर है, योगी मंत्रिमंडल में बड़े बदलाव की आहट। लखनऊ पहुंचे हैं बीजेपी के कई दिग्गज। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में चल रही तमाम सियासी उठापटक और अटकलों के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष और राज्य प्रभारी राधा मोहन सिंह यहां पर 2 दिवसीय प्रवास पर राजधानी लखनऊ पहुंच गए हैं। इस दौरान मंथन कर 2022 का रोड मैप तैयार किया जाएगा। गौरतलब है कि योगी सरकार के कामकाज से राज्य के कई बड़े नेता यहां पर उनसे नाराज चल रहे हैं। कई मंत्री, सांसद और विधायक मुख्यमंत्री योगी से नाराज बताए जा रहे हैं। लिस्ट बहुत ही लंबी है। केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार, सांसद सत्यदेव पचौरी, यूपी के मंत्री ब्रजेश पाठक, बीजेपी के सांसद कौशल किशोर और राजेंद्र अग्रवाल, विधायक दीनानाथ भास्कर, दलबीर सिंह, लोकेंद्र प्रताप सिंह और संजय प्रताप जायसवाल। ये लिस्ट काफी लंबी है। यहाँ पर अधिक से अधिक बीजेपी नेता योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ कोविड प्रबंधन बल्कि कुप्रबंधन पर अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। इस बीच योगी मंत्रिमंडल में बड़े फेरबदल की भी अटकलें तेज हो गई हैं। ऐसे में इन नेताओं के दौरे को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। खबरें यहां तक हैं कि योगी आदित्यनाथ को भी हटाया जा सकता है मुख्यमंत्री के पद से। और यहां पर राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री की रेस में चल रहे हैं सबसे आगे। खबरें ये यहां पर निकल के लगातार आ रही हैं। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों, लक्षद्वीप को मिलेगी प्रफुल्ल पटेल की दादागिरी से राहत। केरल विधानसभा ने पारित किया है वापस बुलाने का प्रस्ताव। क्या कुछ है पूरा मामला बताते चले। भारत की राजनीति में इस वक्त कोरोना महामारी के बाद लक्षद्वीप का मुद्दा काफी चर्चा में लगातार बना हुआ है। दरअसल लक्षद्वीप के प्रशासक को हटाने की मांग सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड कर रही है। लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल के कुछ फैसलों से स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। लोगों का कहना है कि उनके फैसलों से लक्षद्वीप को सांस्कृतिक और धार्मिक तौर पर नुकसान पहुंच सकता है। तो वहीं इसी बीच खबर सामने निकल के आई है कि लक्षद्वीप के लिए अब केरल सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। लक्षद्वीप के लोगों के साथ एकजुटता जताते हुए केरल विधानसभा में एक प्रस्ताव सर्वसम्मति के साथ पारित कर दिया गया है, जिसमें लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल को वापस बुलाए जाने की मांग की गई है। इसके साथ ही केरल सरकार ने इस मामले में
मोदी सरकार से तत्काल हस्तक्षेप करने का अनुरोध भी किया है ताकि लक्षद्वीप के लोगों की आजीविका बचाई जा सके। ये यहाँ पर बड़ी खबर है। एक और अपडेट जान लेते हैं। नदी में शव फेंकने की खबर पर सुप्रीम कोर्ट के जज चंद्रचूड़ का तंज, कहा अब चैनल पर लगेगा राष्ट्रद्रोह। आप लोगों को बताते चलें, कोरोना संकट में मीडिया सोशल मीडिया पर सरकारी अंकुश से नाखुश। सुप्रीम कोर्ट ने तंज कसते हुए उस घटना का जिक्र किया है जिसमें पीपीई किट पहने 2 लोगों को एक शव नदी में फेंकते देखा गया है। कोर्ट का कहना था कि खबर देखी है, लेकिन ये पता नहीं है कि खबर दिखाने वाले चैनल पर देशद्रोह का केस दर्ज हुआ है या नहीं। और वहीं राजद्रोह के मामले में सुप्रीम कोर्ट की फटकार, कहा इसकी सीमा तय करो। दरअसल दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के कहने का मतलब यह है कि बात बात में राजद्रोह का मामला लगाना पूरी तरीके से गलत है। इसका यहाँ पर दुरुपयोग किया जा रहा है सरकारों की तरफ से। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब समय आ गया है कि राजद्रोह की सीमा तय की जाए। ये यहाँ पर बड़ी खबर है सुप्रीम कोर्ट से। एक और अपडेट जान लेते हैं। मोदी सरकार में जीडीपी को लगा है एक और बड़ा झटका। 40 साल के निचले स्तर पर पहुंची है देश की जीडीपी। आप लोगों को बताते चले, कोरोना की दूसरी लहर में अर्थव्यवस्था धड़ाम, जीडीपी में 7.3% गिरावट। संकेत काफी हैं चिंताजनक। देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर में भी अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ है। भारत सरकार के ताजा आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में जीडीपी में 7.3% की गिरावट दर्ज की गई है। पिछले साल यह 4% रही थी। हालांकि साल की चौथी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट यहां पर 1.6% दर्ज हुआ है। देख सकते हैं कि जीडीपी अब पहुंच चुकी है 40 साल के निचले स्तर पर। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। रामदेव एलोपैथी विवाद, उत्तराखंड में प्राइवेट के साथ अब सरकारी डॉक्टर भी हुए हैं आंदोलन में शामिल। काला फीता बांध करके करेंगे काम। रामदेव के एलोपैथी को लेकर के दिए गए बयान के बाद अब यह मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। उत्तराखंड के सरकारी डॉक्टर भी अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि आईएमए के समर्थन में उतर आए हैं। इसी क्रम में रामदेव की गिरफ्तारी की मांग को लेकर के आज सभी सरकारी और प्राइवेट डॉक्टर काला फीता बांध करके काम करेंगे। और यहाँ पर लगातार देख सकते हैं कि रामदेव की गिरफ्तारी की मांग हो रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है सामने निकल के। देश में पहली बार पेट्रोल हुआ है 105 रुपए। शिवसेना बोली चुनाव में तिजोरी खाली हो गई है, वही भर रही है बीजेपी। एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि देखने को मिली है। इसके साथ ही देश के कई शहरों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार हो गई है। तो वहीं राजस्थान की बात करें, यहां पर पेट्रोल 105 रुपए प्रति लीटर हो गया है। आप लोगों को आगे बताते चलें, कोरोना महामारी और उसके बाद लगातार 2 लॉकडाउन ने आम आदमी की कमर तोड़ करके रख दी है। उसके बाद बार बार बढ़ रही पेट्रोल डीजल की कीमतों ने लोगों की परेशानियों में और भी इजाफा कर दिया है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में हो रही वृद्धि से जहां आम आदमी काफी परेशान है, तो वहीं सरकार का इस पर कोई भी स्पष्ट संदेश नजर नहीं आ रहा है। ऐसा लगता है कि सरकार को पेट्रोलियम पदार्थों की मूल्य वृद्धि की कोई भी चिंता नहीं है। एक महीने में 17 बार कीमतों का बढ़ना कोई सामान्य बात तो नहीं है, फिर भी सरकार बेफिक्र नजर आ रही है। सरकार ने पेट्रोलियम पदार्थों में हो रही मूल्य वृद्धि का ठीकरा तेल कंपनियों पर फोड़ा है। केंद्र सरकार कई बार कह चुकी है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें हमारे नियंत्रण के बाहर हैं, लेकिन कोई यह बताने को तैयार नहीं है कि आखिर पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों के चुनाव के वक्त ये कीमतें क्यों नहीं बढ़ी थी। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया है। सामना ने अपने संपादकीय में लिखा है कि मौजूदा शासक चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। पेट्रोल डीजल लगातार महंगा हो रहा था, लेकिन अचानक से चुनावों के दौरान यह सस्ता हो गया। अब जब चुनाव बीत गए हैं तो एक बार फिर से महंगा होने लगा है पेट्रोल और डीजल। शिवसेना ने आगे कहा है कि ऐसा लगता है कि चुनाव के दौरान पेट्रोल डीजल की कीमतें कम करने से जो तिजोरी खाली हुई है, सरकार उसे भरना चाहती है। ये यहाँ पर जबरदस्त तरीके से शिवसेना ने ले लिया है प्रधानमंत्री मोदी को निशाने पर। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने निकल के। बीजेपी के सांसद गौतम गंभीर को कोर्ट से लगा है बड़ा झटका। ड्रग कंट्रोलर के गौतम गंभीर को क्लीन चिट देने पर अदालत की फटकार, दोबारा जांच को कहा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने बीजेपी के सांसद गौतम गंभीर के पास बड़ी मात्रा में फेविफ्लू मिलने की जांच करने वाले औषधि नियामक की रिपोर्ट खारिज करते हुए कहा है कि संस्था से अदालत का भरोसा डगमगा गया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि खुद को मददगार दिखाने के लिए
हालात का फायदा उठाने की प्रवृत्ति की कड़ी निंदा होनी चाहिए। ड्रग कंट्रोलर को यह पता लगा करके बताना था कि सांसद को बांटने के लिए फेविफ्लू जैसी दवाएं कैसे और कहां से मिल रही हैं। रिपोर्ट से असंतुष्ट हाईकोर्ट ने कहा है कि इसकी कीमत तो उस कागज के बराबर नहीं है जिस पर यह लिखी गई है। आपकी रिपोर्ट कूड़ा है कूड़ा, ये यहाँ पर कड़ी टिप्पणी कर दी है दिल्ली हाईकोर्ट ने। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। मोदी के मंत्री रविशंकर प्रसाद ने माफी मांगी है। शशि थरूर ने वापस ले लिया है आपराधिक मानहानि का केस। आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद पर दायर किया आपराधिक मानहानि का मुकदमा वापस ले लिया है। दरअसल रविशंकर प्रसाद ने अपने वक्तव्य के लिए माफी मांग ली थी, जिसके बाद शशि थरूर ने मुकदमा वापस ले लिया। थरूर ने आउट कोर्ट सेटलमेंट का हवाला देकर के केस वापस लेने का आवेदन किया था। आप लोगों को बताते चलें, शशि थरूर ने साल 2018 में रविशंकर प्रसाद के खिलाफ यह मुकदमा दायर किया था। तब रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया था कि शशि थरूर हत्या की एक मामले में आरोपी हैं, जिसको लेकर के अब यहां पर मुकदमा जब्त किया गया। उसके बाद रविशंकर प्रसाद ने माफी मांग ली है अपने बयान को लेकर के। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, बीजेपी सरकार में करीब 5 लाख करोड़ रुपए की बैंक धोखाधड़ी का मामला। कांग्रेस ने बैंकिंग सिस्टम कमजोर करने का लगाया है आरोप केंद्र सरकार पर। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी सरकार के दौरान 5 ट्रिलियन रुपए की बैंक धोखाधड़ी हुई है, जो कि 4,98,677 करोड़ रुपए के बराबर है। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर बैंकिंग सिस्टम को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए कई सवाल दागे हैं और उनके जवाब देने की मांग की है। कांग्रेस के प्रवक्ता प्रोफेसर गौरव वल्लभ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार से पूछा, सरकार पिछले 7 सालों में बैंक धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने में क्यों विफल रही है? इन बैंक धोखाधड़ी में शामिल राशि की वसूली के लिए सरकार आखिर क्या कर रही है? इन धोखेबाजों से कितनी राशि एकत्र की गई है जो हमारी बैंकिंग प्रणाली को कमजोर कर रहे हैं? गौरव वल्लभ ने कहा है कि मोदी सरकार ने धोखाधड़ी करने वालों को या तो देश में काम करना जारी रखने या धोखाधड़ी की रकम वसूल करने के लिए कोई प्रयास किए बिना देश छोड़ने की अनुमति देकर के बैंकिंग प्रणाली को कमजोर कर दिया है। इसने बैंकों को पर्याप्त पूंजी सहायता भी प्रदान नहीं की है। ये यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने घेरा है केंद्र सरकार को। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं, महंगाई को लेकर के बिफरे हैं अखिलेश यादव। कहा, सेंट्रल विस्टा भाजपाई चुनाव खर्च का बोझ टैक्स पर आ गया है। आप लोगों को बताते चलें, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर के मोदी सरकार को घेरा है। अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए ट्विटर पर लिखा है कि पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, दाल, सरसों, दूध और घी है, महंगाई ने कमर तोड़ दी, फिर भी कहें सब चंगा सी। सुना है 30 दिनों में 16 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। लगता है सेंट्रल विस्टा के प्रधान निवास कार्यालय, महाविमान व भाजपाई चुनाव खर्च का बोझ जनता के टैक्स के कंधों पर आ गया है। तो वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं, राहुल गांधी का मोदी सरकार पर निशाना। कहा, जीरो वैक्सीन नीति भारत माता के सीने में खंजर का काम कर रही है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने मोदी सरकार की वैक्सीन नीति पर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि मोदी सरकार की जीरो वैक्सीन नीति भारत माता के सीने में खंजर का काम कर रही है। ये यहाँ पर दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।